Be fine. Let's start NCERT क्लास। तो आज NCERT क्लास का पॉलिटी है और पॉलिटी में आपका टॉपिक है यूनिट 1 का चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकेंड। और हमारे पास आज एनफ टाइम है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों पूरा होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो अंडरस्टैंडिंग है वो लेवल हम लोगों का अच्छा खासा है। तो बस चीज़ों को समझना है और यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस डेवलप करने हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास सेवेंथ चैप्टर यूनिट, अच्छा सॉरी, पहले तो हम बात करें पॉलिटी, सब्जेक्ट सिविक्स। यूनिट फर्स्ट चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ये पढ़ेंगे। चैप्टर 1 कहता है, अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कहा? हाँ हाँ ठीक है, तो याद रखना है समानता और इसका नाम है समानता के लिए संघर्ष। ये पढ़ेंगे। तो पहले समानता के ऊपर बात करें, ये हमारा हाईलाइटेड है। ठीक है, इस पे बात करें। चलिए बेटा, तो जहां हम लोग थे वहां से आगे बढ़ते हैं और कहानी को आगे की दिशा की ओर। तो हमने कल आपसे बात की थी इक्वालिटी के ऊपर, समानता के ऊपर, और ये सिविक्स है, 7th क्लास है, यूनिट फर्स्ट है, इसमें 2 है, और यूनिट फर्स्ट में 2 चैप्टर, चैप्टर 1 इक्वालिटी, चैप्टर 2 स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, समानता के लिए संघर्ष। तो पहले समानता, जिसमें हम आधा पढ़ चुके हैं, आधा बाकी है। और हमने कहा था कि दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन जो बचपन में रहता है और जब वो जूता पॉलिश करके अपना कमाई निकालता है, तो उसे जो जूता पॉलिश करवाया है उसे सिक्का फेंक के देता है कि ये लो अपनी मजदूरी। तो कहते हैं, क्या साहब, मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, मैंने काम किया है, मुझे तमीज से पैसे दो। यानी ये है इक्वालिटी, ये है मनुष्य की डिग्निटी। देखते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बदमाशी करेगा और सबसे पिटेगा, उसके बाद भी उसके अंदर में शर्म नहीं आती, उसके बाद भी शर्म नहीं आती, तो डिग्निटी नहीं होती ना बच्चे में। पर हम और आप में तो डिग्निटी होती है। तो
तो वो चीजें देखिए, पिक्चर भी बहुत सारे मैसेज देता है, अच्छे बुरे सारे मैसेज देता है। अच्छे मैसेज हमें ले लेना है, ये तो हमें समझना होगा। चलिए, अब है हमारे पास यहां पर, अब जो आता है उसको देखिए, यहां पे पार्लियामेंट का पिक्चर है और पिलर की जगह लोगों को दिखाया गया है, और इस तरह से सारे लोग ऐसे हाथ ऊपर करके पिलर की तरह हैं। कहने का मतलब ये जो हमारी संसद है, वो हमारी संसद हमारी डेमोक्रेसी को शो करता है, और डेमोक्रेसी का मतलब ही है आवाम, जनता, पब्लिक। तो ये पिलर नहीं, ये पब्लिक है। ये जो लोकतंत्र का वजन है, द अकाउंटेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी, दैट स्टैंड स्टिल बिकॉज ऑफ दैट आवर सिटीजनशिप्स, हमारी नागरिकता, हमारी प्रबुद्धता, हमारी जो अवेयरनेस है, वो इसको उठा के रखी है। सही बात है, लोकतंत्र का मंदिर है हमारी संसद, तो ये मायने, तो इस सेंस को समझना है। दूसरी चीजें देखिए, यहां पर कह रहा है कि संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। इट इज द बेसिक पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी, इट इज पार्लियामेंट। हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। वी रिप्रेजेंट आवर डेमोक्रेटिक सिस्टम और पार्लियामेंट थ्रू आवर रिप्रेजेंटेटिव हु सेलेक्टेड बाय अस, ये कह रहा है। फिर लिखा है नीचे, समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है, उनमें से कुछ प्रावधान ऐसे, जैसे देखिए, कानून की दृष्टि में भारत के सभी नागरिक एक समान हैं। द ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, ये पहला है। बिकॉज यू नो देयर इज नो सुप्रीमेसी ऑफ द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट और मिनिस्टर्स एंड एमएलए और एमपी। No one superior, no one inferior in the eyes of law. Everybody equal according to our constitution. ये चीज है, सही बात है। अब है आपका दूसरा, कि हम देखें तो सही कि there is no difference between president of India and the क्या कहते हैं उसको, made like कांता, लाइक सुजाता। तो जो कहानी में कांता नाम की एक मेड है, सुजाता है, उसमें और राष्ट्रपति में कोई अंतर नहीं होता कानून की नजर में। काम करने के लिए, सुविधा के लिए प्रोटोकॉल होता है, वो वीआईपीज में होते हैं, लेकिन जनरली इक्वल हैं हम लोग, ऐसा लगता है। और वाकई में अगर जब हम सामान्य जीवन में आते हैं, हॉस्पिटल में लाइन में लगना होता है, ओपीडी में नहीं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, तो पता चलता है कि हमारी और उसके बीच में समानता है या नहीं। एक डॉक्टर हॉस्पिटल का है और उसी की माँ का इलाज होना है और वो आया है, ठीक है, अपनी माँ को लेके अपने हॉस्पिटल में, खुद फिजिशियन है, मान ले सर्जन के पास आया है, लेकिन इसी बीच एक आईएएस ऑफिसर आता है, तो उसका इलाज पहले होता है और खुद जो डॉक्टर है उसकी माँ का इलाज बाद में। समझिए क्या इक्वालिटी है। तो कहने का मतलब हमारा कानून सही है, बट वी हैव टू बिहेव लाइक दिस टू इक्वल। हमें अपने दोनों बेटों को इक्वली बिहेव करना है। पर इस इक्वली बिहेव का ये मतलब नहीं है जो पढ़ाई में पुअर है उसको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा ताकि वो उसके बराबर आ सके, ये इक्वलिटी है। अब आइए, अब है भारत में जाति, धर्म, लिंग, इन सब के भेदभाव को निषिद्ध किया गया है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट समवेयर्स वी फाइंड इट सो फार, अभी भी हमें बहुत जगह ये मिलते हैं। कहने का मतलब है हमारे सिद्धांत में तो समानता है, पर जब तक उसे व्यवहार में नहीं उतारेंगे असमानताएं बनी रहेंगी, ये चीज है। फिर एक है सार्वजनिक स्थानों पर हमें कहा गया है कि जाति, धर्म, लिंग कोई भी कैसे भी हो, आपके बीच भेदभाव नहीं होगा, पर रियलिटी में देयर इज सम डिस्क्रिमिनेशन इज गोइंग ऑन एंड वी आर फेसिंग टाइम टू टाइम। चलिए अब बता दें हम, आपको भी मालूम है राष्ट्रपति और कांता में कोई भेद नहीं है, वो इन द आइज ऑफ लॉ, विधि के समक्ष
किसी के बीच भेदभाव नहीं करता हमारा संविधान, हमारा कानून। ये आर्टिकल 14 है, 14। पब्लिक प्लेस पर बेटा किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, उसका धर्म, उसके लिंग के आधार पर आप आने जाने से मना नहीं कर सकते, निश्चित स्थान पर बैठने उठने से रोक नहीं सकते। यह है हमारा आर्टिकल 15। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कलर, सेक्स, सो मेनी रीजंस। और देयर इज नो अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, यह भी कहा गया है। कहने का मतलब यह है कि छुआछूत का समाप्ति। यह है हमारा आर्टिकल 17, इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये चीजें हैं। पॉइंट क्लियर? तो ये ध्यान में रखना है। अब आइए, अब हम देखते हैं टू मेंटेन इक्वालिटी, टू मेक इक्वालिटी, इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस एंड कंटिन्यू प्रोसेस। वी हैव टू मेंटेन। हमें जो है समानता दो आधार पर दिखती है। एक तो कानून के द्वारा समानता को स्थापित किया जाता है, और एक होता है स्कीम्स के द्वारा, योजनाओं के द्वारा। कानून तो जो देश का है सबके लिए इक्वल है, लेकिन कभी कभी जो वायलेशन होता है तो उसके लिए फिर रीएस्टैब्लिशमेंट भी होता है। और जो स्कीम्स के थ्रू होता है, स्कीम्स के थ्रू, उसके बारे में बताते हैं। आप देखिए, हमारे एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, हमारे ओबीसी के लिए, हमारे जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए, हमारे जो महिलाएं हैं उनके लिए, और अन्य तरीकों से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन भी अब आ गए हैं। इन सभी के लिए कुछ ना कुछ सरकार अलग योजनाएं बनाती हैं ताकि ये भी अपलिफ्ट हो सके और एक ह्यूमैनिटी के लेवल पर आ सके। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, और डाटा यानी इंटरनेट का डाटा सबको मिल सके, तो ये मायने रखता है। अब आते हैं, आपसे एक सवाल बनाया गया। समानता के अधिकार दो तरह से पूरे किए जाते हैं, एक कानून के द्वारा और एक सरकारी योजना चला करके जो हमारे पिछड़े लोग हैं उनको ऊपर उठाना। तो दो तरह से ये योजनाएं सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त है। यानी पुराने जमाने में, आजादी के बाद में 1980-85 तक भारत में बहुत पिछड़ापन था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चमार, नाई, वाल्मीकि, डोम, इन सब के बीच में बहुत डिस्टेंस था। आज जो कोरोना को लेके जो डिस्टेंस हो गया है, तो एक पता चलता है चलो ये कोरोना की वजह से डिस्टेंस है। उस जमाने में ये जो है कास्ट बेसिस डिस्टेंस आ गया, इससे ह्यूमन डिग्निटी को लॉस हुआ, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा और इकोनॉमिकली पिछड़ापन आया। उसे दूर करने के लिए आज रिजर्वेशन दिया गया, कुछ स्पेशल स्कीम्स उनके लिए चलाए जाते हैं, सो दैट कैन बी अपलिफ्ट टू मेंटेन ह्यूमन डिग्निटी, कैन अचीव एजुकेशन एंड सो मेनी थिंग्स। दोपहर का भोजन कार्यक्रम जो स्कूलों में बच्चों को दी जाती है, इसकी शुरुआत तमिलनाडु की सरकार ने किया था, मिड डे मील स्कीम। और तब वहां के एक के कामराज थे चीफ मिनिस्टर, उन्होंने शुरुआत की। लेटर ऑन तमिलनाडु में आए अन्ना दुरई, और उन्होंने जो है कहा कि इसमें अंडा भी दे दो, और उसे न्यूट्रिएंट फूड बना दिया प्राइमरी स्कूल के, सरकारी प्राइमरी स्कूल में। फिर हम देखते हैं 15th of August 1995, PV Narasimha Rao, Prime Minister of India, initiated across India in government primary school mid-day meal scheme. But in 2000, near about 2000, the Supreme Court of India considered it must be go through the every district of India. तो 2011 से भारत के सभी जिलों में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उसके प्राइमरी सेक्शन में दोपहर में भोजन फ्रीली मिलने लगा बच्चों को। और 2008 से अब ये मिडिल क्लास में भी मिलता है। इसके परिणाम बहुत अच्छे आए।
एक तो हमारे गरीब बच्चे जो हैं गांव घर में पिछड़े जगह पे रहते हैं, और वहाँ सरकारी स्कूल में देखा जाए स्कीम के अकॉर्डिंग, अभी भ्रष्टाचार को छोड़ दीजिए, स्कीम के अकॉर्डिंग तो सभी को दोपहर का भोजन मिलने से क्या होता है, 100% अटेंडेंस लगा। दोपहर में जो खाना खाने के बहाने भाग जाते थे वो अब जाते नहीं, इस बहाने पढ़ते हैं। और जब साथ मिलके खाना खाते हैं तो कौन ब्राह्मण का बच्चा है कौन चमार का बच्चा, फर्क मिटता है धीरे धीरे, और ये बचपन की दोस्ती जवानी तक रह सकती है। तो ये भेद मिटता है। और कोशिश ये की जाती है कि जो खाना बनाने वाली है महिला, जो स्कूल में खाना बनाती है, जैसे जगना है हमारा एक सेवक जो सारा काम देखता है, उसकी वाइफ है, हम लोग उसे कोहाई वाली कहते हैं, वो पासवान जाति से है। और हमारे स्कूल में ही, जो हमारे गांव के स्कूल में जो प्राइमरी स्कूल है, मेरी सिस्टर अभी अभी जनवरी में वहाँ से हेड मास्टर के तौर पे रिटायर की है। तो वहाँ पर जो है हमने देखा है सारी व्यवस्थाएं। तो वहाँ पर दलित महिला हैं, 2 लेडीज, एक तांती है जो कपड़े बुनने का काम करते हैं, बुनकर समाज, और एक पासवान है जो किसानी का काम करते हैं। तो वो दोनों महिलाएं जो है खाना पकाती हैं, और मेरी बहन ब्राह्मण हुई, शिक्षिका हुई, और साथ मिलकर के खाना पकाने में मदद करती है। और स्कूल में ब्राह्मण के, कायस्थ के, पासवान के सभी बच्चे जो हैं मिलते हैं। और कभी कभी तो मेरा बेटा उस स्कूल में जा करके बच्चे लोगों को गाइड करता है, पढ़ाता है, आर्ट भी सिखाता है, और चॉकलेट बिस्किट भी कई बार वो बांटता है वहाँ पर जा करके, क्योंकि गांव में जाता है तो उसको अच्छा लगता है। शहर में यहाँ पढ़ता है दिल्ली में, गांव जाता है तो उन बच्चों के साथ खूब घुल मिल जाता है। ये रियलिटी है, अच्छा लगता है इतने सारे बच्चों के साथ। तो ये चीज़ें हैं। चलिए, बाय द वे मैं ये कह रहा हूँ कि इससे क्या होता है कि एक तो न्यूट्रिएंट फूड मिला तो हेल्थ, दूसरा उनको घर में अनाज की बचत हो गई, तीसरा हमने एक सामाजिक लंगर व्यवस्था करके गुरु नानक के कॉन्सेप्ट को उतार दिया, जाति धर्म को खत्म करने की बात, तीसरा अब स्कूल में अटेंडेंस पूरा लगता है और इस बहाने रुके रहते हैं, मिलकर खाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखा जाए तो अब क्या है, उनका पोषण स्तर भी ऊंचा हो जाता है, और ये जो सामाजिक पूर्वाग्रह जातवाद, इसका भेद मिट जाता है, और इस तरह से 2 लोगों को रोजगार भी मिल जाता है एज ए रसोइये के तौर पर। ठीक है, पर देखा जाए हकीकत में तो महिलाएं जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनका दिमाग पूरा इन्हीं चूल्हों में खप जाता है। घर में भी वही और स्कूल में भी वही, रियल में पढ़ाई नहीं हो पाती, क्योंकि ये वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए इनको, ठीक से अलग सेक्शन बनाना चाहिए, पर वो है नहीं कहीं, तो तबाही है देखा जाए तो। पर चलिए अब बात करते हैं आगे। देखिए, अंबेडकर का 2 स्टेटमेंट है बेटा, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, इसको बिल्कुल कोटेशन को रखना चाहिए, सबके लिए इंस्पायरेशनल है। देखिए कोटेशन में पढ़ता हूं, अब बच्चों आप भी सुनिए। अंबेडकर ने क्या कहा, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगा करके जीवन जीवन में मतलब जीवित रहना अशोभनीय है। यानी जो आत्मसम्मान है उसको दांव पर लगा करके जीवन जीना अशोभनीय है। इट इज नॉट डेकोरेशन ऑफ लाइफ, शोभा नहीं देता, मतलब ये होने का। उनके साथ बहुत तकलीफ हुई थी। तो ये चीजें हैं, आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। डिग्निटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ आवर लाइफ, जिसके बिना व्यक्ति नगण्य है, इंसान जो है कुछ भी नहीं है अगर उसके आत्मसम्मान नहीं है, डिग्निटी नहीं है। तो आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है, केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। तो ये चीज है। ठीक है, जस्ट 1 मिनट।
चलिए बेटा, तो ध्यान में रखना है। बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही अंबेडकर ने, और ये बिल्कुल हकीकत है कि मनुष्य ठीक है नाशवान है, मृत्यु निश्चित है, पर आत्मसम्मान को गिरवी रख करके जीते रहना वो सबसे बड़ा मृत्यु है। इसीलिए अपने मृत्यु को इस तरह से मतलब स्थान दीजिए कि वो बलिदान बन जाए, समाज के हित के लिए हो, और हमेशा के लिए हमारी और आपकी मृत्यु यादगार बन जाए। बिल्कुल। अब इसी आधार पर देखिए यहां लिखा है अन्य लोकतंत्र में समानता के मुद्दे। क्या भारत में ही सिर्फ डेमोक्रेसी है और इसके बावजूद भी सिद्धांत और व्यवहार में फर्क दिखता है? नहीं, कई ऐसे मुल्क हैं जहां पे डेमोक्रेसी है और फंडामेंटलिज्म और प्रैक्टिकल लाइफ में डिफरेंस आते हैं। क्योंकि देखिए हमें वो एक आदर्श दिया है, लॉ दिया है, पर हर एक व्यक्ति को हाथ पकड़वा करके पुलिस या व्यवस्था या सरकारी शासन नहीं कर सकती। वो हमारी मोरालिटी डिपेंड करती है कि हम कितने मोरल फुल लिटरेट सोसाइटी हैं। तो इन दैट रिस्पेक्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे अफ्रीका का उदाहरण दिया और फिर यूएसए का। यूएसए में बहुत सालों से वहाँ के नेटिव जो है ब्लैकिश रहते हैं, रेड इंडियन भी रहते हैं, और अफ्रीका से भी गुलाम के तौर पे अफ्रीकन्स को वहाँ ले जाया गया। तो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दोनों में हुए। नॉर्थ अमेरिका में एक देश है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और यूएसए में पहले एक नियम था, आप भी सुनिए बेटा, यूएसए में एक नियम था कि अगर बस में सफर कर रहे हैं गोरे और काले, तो अगर काले चाहे स्त्री हो या पुरुष अगर सफर कर रहे हैं और अगर गोरा आ गया और कोई सीट खाली नहीं है और आप काले हैं बैठे हुए हैं, तो आपको सीट छोड़ना पड़ेगा उसके लिए, गोरों के लिए। कितनी बड़ी त्रासदी है बताइए। हम लोग भारत के काले हैं और गोरे लोग, यूरोप वाले लोग हमारे साथ अगर बुरा व्यवहार करेंगे तो कितना बुरा लगेगा। ये फेयर एंड लवली क्या कर रही थी हमारे साथ, बता रही थी कि फेयर एंड लवली जो गोरा है वही लवली है। कमाल है। तब जाकर के जो है अभी स्वाति मालीवाल ने कहा और बहुत सारी बातें हुई, तो अब जाके देखते हैं कि फेयर एंड लवली जो है, जो यूनिलीवर लिमिटेड का प्रोडक्ट है, उसने अभी 10 दिन पहले अपने इस ब्रांड का नाम बदल के ग्लो एंड लवली कर दिया, फेयर हटा दिया। क्योंकि काले भी तो है, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, और काले लोग नहीं है कि मेरी माँ काली है पर मेरी माँ से खूबसूरत कोई लेडीज होगी हमारे जीवन में? बिल्कुल नहीं। वो सबसे सुंदर महिला है मेरे जीवन की, ठीक है, जिससे मैं जीवन पाया हूं। तो ये चीज है, तो ये चीज है। तो ऐसी ही जो है एक लेडीज थी जिसका नाम था रोजा पार्क, और रोजा पार्क एक अफ्रीकन अमेरिकन लेडी थी, यानी अफ्रीकन वंश की थी और अमेरिका की सिटीजन थी। और वो नौकरी पर जाती थी तो शाम को आ रही थी और बस में सीट खाली था, बैठ गई। अब एक अंग्रेज चढ़ा, और अंग्रेज चढ़ा तो देखा कोई सीट खाली नहीं है, तो रोजा पार्कर को कहा उठो, मैं अंग्रेज हूं, और कहने का था मैं गोरा हूं, उठो। ये बोली सॉरी, थकी हुई थी। तो दंगा हो गया, मतलब क्यों तू मैं, ये भी बोली नहीं उठेंगे। और भले उसको उठा तो दिया जबरदस्ती, लेकिन ये एक आंदोलन बन गया, जैसे जॉर्ज फ्लॉयड का आंदोलन अभी बन गया। तो एक आंदोलन बन गया, उसके बाद कानून बदलना पड़ा अमेरिका को, और अमेरिका एक नया कानून लेके आया कि कोई भी हो, काले गोरे सब बराबर हैं और सबके बराबर हक है, कोई सीट वीट के, और वो बस की व्यवस्था का सीट सिस्टम खत्म कर दिया गया। तो ये होता है विमेन एम्पावरमेंट, ये होता है महिलाओं की ताकत। एक बार विद्रोह करना पड़ेगा अच्छे काम के लिए, तो देख लीजिएगा, नाम भी, पहचान भी, और सारे समाज के लिए एक मौलिक अधिकार है। तो ये चीज है। मालूम है ये घटना कब की थी? 1 दिसंबर 1955 की ये घटना थी, जब उसे बस से उतारने की कोशिश की गई। 1 दिसंबर 1955। और बेटा 1964 में एक कानून आया, और उस कानून से हम देखते हैं क्या हुआ, पूरी बस वाली व्यवस्था के सिस्टम को बदल दिया गया। और इन सब के लिए जो आंदोलन 55 से 64 तक चलता रहा, उसे कहते हैं सिविल राइट्स मूवमेंट। So civil rights movement is the part of American movement for blackish rights, ठीक है। तो ये है हमारी रोजा पार्क। तो बताइए रोजा पार्क क्या नहीं दे गई? जैसे हमारे लिए अंबेडकर है, उनके लिए ऐसे रोजा पार्क है। वैश्विक स्तर पर देखें, गांधी हैं, मायने रखता है।
अब बेटा यहाँ पर दिया हुआ है चैप्टर में पेज नंबर 14 पर अनुच्छेद 15, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 क्या कहता है। तो ये लिखा है कि मूल, वंश, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिनिषेध, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, ओरिजिन, कास्ट, सेक्स एंड बर्थ प्लेस। यानी अगर तुम बच्चे हो, आप बच्चे हैं और ये बड़ा है, तो हम भेदभाव करेंगे, ये गलत होगा। दोनों को इक्वल मैं प्यार करूंगा, ये मतलब है। कोई लड़की है, मुझे अगर एक बेटी होती और एक बेटा, तो क्या दोनों को मैं अलग अलग व्यवहार करता या इक्वली व्यवहार करूंगा? बराबर इक्वली करूंगा। ये है, ये हमारा आर्टिकल्स 15 कहता है। मान लो कि आपका कोई दोस्त है, दलित जाति से है, तो क्या मैं उसको उसी थाली में नहीं खिलाऊंगा जिस थाली में आप खा रहे हैं? बिल्कुल खिलाऊंगा। मित्र है, इंसान बनना है ना हमें, ये कहता है। चलिए, इसी में राज्य के लिए दिया हुआ है, जो आप भी जानते हैं। यहां से सीधा क्वेश्चन आता है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल व जाति के आधार पर, किसी के भी आधार पर, किसी दुकान पर, सार्वजनिक स्थान पर, भोजनालय में, होटल में, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। तो ये चीज है। पूर्णतः या भागतः राजनिधि से पोषित या साधारणतः जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुएं, तालाब, नदी, नाले, इन सब पर जाने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये चीजें हैं। जैसे सरकारी पार्क है, और पार्क में कोई भी जाति धर्म का लोग आ सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, अमीर, गरीब, सब आके बैठ सकता है। भिखमंगों को भी अगर वहां पर चौकी पर या बेंच पर बैठने की जरूरत होगी तो बैठेगा, आप नहीं हटा सकते। क्यों? ये उसका देश है, उसका राइट्स है, इक्वालिटी है, आर्टिकल्स 15 से। सो इन दैट रिस्पेक्ट इस चैप्टर से अब हमें जो है 4 शब्द यहाँ पे हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसको कहते हैं यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी। हमारे देश में वर्तमान में 18 वर्ष जो पूरे कर लेता है नागरिक, और जिसका मतदाता सूची में नाम लिख दिया जाता है 18 वर्ष पूरे करने के बाद, वो मतदाता है। यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, इसी को कहते हैं एडल्ट फ्रेंचाइजी। फिर है गरिमा क्या होती है, तो बड़ा अच्छा एक लाइन दिया है, इसका तात्पर्य अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को समान योग समझना, द ह्यूमन डिग्निटी। दैट मीन्स कि देखिए, मैं तो शुरू से यही कहता हूं कि जो आत्मा सुनील सर के सीने में धड़कता है, वही आत्मा देखा जाए तो हमारे दोनों बेटे जो छोटे हैं उनके सीने में भी है। वही हमारी पत्नी, वही हमारी बहन, वही हमारे दोस्त मित्र, हमारे वो जो सफाई कर्मी है जो घर में आते हैं, जो मेड आती हैं, वो सब, आप, हम सब में एक ही आत्मा। और हमें आत्मा के मूल पर केंद्रित करना चाहिए अपने विचार। तो देखिएगा, कुत्ते के बच्चे से भी प्यार हो जाता है, नहीं? तो ये चीजें हैं। छोटे से चींटी से भी अनुराग हो जाता है कि नहीं नहीं, इसको मत मारो। क्यों? क्योंकि जब हम आत्मा की बात करते हैं तो इस शरीर से ऊपर उठ जाते हैं। शरीर तो जो हमारे जैसे दिखेगा मोहब्बत ज्यादा होगी, जो पराया सा दिखेगा नहीं होगी। तो ये चीजें हैं। आत्मा पर जाएंगे तो सबसे मोहब्बत हो जाएगी। ये बात कह रहा है कि गरिमा क्या है, तो यानी खुद को दूसरों के और दूसरों को खुद को अपने जैसा समझना, दैट इज ह्यूमन डिग्निटी। संविधान क्या है? तो एक जिंदा दस्तावेज है, जो सर्वोच्च कानून है किसी भी देश का, उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है? तो अमेरिका में जो 1955 से 64 तक जो नागरिकों के सिविल राइट्स के लिए कुछ आंदोलन चले, रोजा पार्कर को लेकर के, तो ये है। जैसे आज जॉर्ज फ्लॉयड को लेकर के एक आंदोलन चल रहा है, ठीक है? तो ये है आपका, इन सबको कहते हैं कि नागरिक अधिकार आंदोलन, यानी सिविल राइट्स मूवमेंट, ठीक है? नाउ वी हैव टू बी गो टू टेक ए स्टडी अबाउट सेकेंड चैप्टर ऑफ यूनिट फर्स्ट। तो चलिए, वो लास्ट में है, यहाँ जोड़ा गया था। इन दैट रिस्पेक्ट अब ध्यान देना है। अब अगला चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ये समानता और समानता के लिए संघर्ष के संदर्भ में ये चैप्टर हो गया। अब यूनिट फर्स्ट चैप्टर 2 समानता के लिए संघर्ष, इस पे बात होगी। ध्यान से सुनना है आपको।
बेटा यूनिट फर्स्ट चैप्टर 1 में हमने बात की किसकी? कांता की। कांता काम वाली है, काम वाली मतलब मेड है, अंसारी दंपत्ति हैं। तीसरा हमने अभी बात करनी है मेलानी की, स्वप्ना की, ठीक है। और इसी तरह से बात करनी है बूढ़ी एक औरत है उनकी, और रोजा पार्कर्स की बात कर चुके, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। अब चैप्टर 10 है, पर यहाँ सीरियली 2 देखें, लेकिन चैप्टर 10 है ये, लेकिन यूनिट फर्स्ट का ही है। तो आइए यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर क्या क्या बात की गई है। 1 मिनट बेटा कोई। हाँ बेटा, आवर नेक्स्ट चैप्टर इज समानता के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। बेटा बिना मांगे अधिकार मिलता नहीं, अधिकार के लिए हमें ग्रैब करना पड़ता है। एक छोटा सा ऐड आता है पेप्सी वगैरह का, उसके लिए हमें साहस दिखाना पड़ता है, नहीं तो मायने रखते हैं। और सही बात है, जो ऑलरेडी किसी के अधिकार में है, चाहे वो मतलब बाय फोर्सली हो या बाय लॉ हो या इलीगली हो, हमें उससे निकालने के लिए अधिकार को दिखाना पड़ता है। तो अधिकार क्या है, फोर्स क्या है? 2 तरह के, नेगेटिव फोर्स, पॉजिटिव। जब बाय लॉ आप फोर्स लगाते हैं, मेंटल, आइडियोलॉजिकल, फिजिकल, तो वो क्या हो जाता है? लॉ, फंडामेंटल राइट्स। और जब आप इलीगली, विदाउट योर लीगल एस्पेक्ट्स, देन ये नेगेटिव फोर्स हो जाता है। तो ये ध्यान में रखना है। अब आइए, मताधिकार जो है वो हमारे अंदर एक समानता का भाव पैदा करता है। वोटिंग राइट, इट्स क्रिएट द इक्वालिटी इन अवर माइंड। डेफिनेटली इस चैप्टर में है कि एक बूढ़ी औरत जो घर पर अच्छा अचार बनाती है, बड़ी कंपनियों के लंबे चौड़े विज्ञापन खर्च और उनके संसाधनों के सामने कमजोर हो जाती है। सही बात है, लेकिन आप देखिए एमएसएमई पर ध्यान दिया जा रहा है। माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस जो है, मीडियम एंटरप्राइजेस यूनिट, जिस पर ध्यान दिया जा रहा है, जिससे स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू 20 महिलाएं अगर इकट्ठा हो जाए गांव में, शहर में, कहीं भी कुछ काम करना चाहें, व्यापार वाणिज्य, मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल लेवल पर, तो 10 लाख रुपए तक की सहायता विदाउट इंटरेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट उसे देती है। 10 लाख रुपीस, चाहे वो अचार बनाए, मुरब्बा बनाए, अगरबत्ती बनाए, आम पापड़ बनाए, वो बना सकती है। और उसको मार्केटिंग के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं सरकार की एजेंसी जो है करती है। तो इस तरह से महिलाएं आगे आएंगी, उत्थान। लेकिन अब आप भी जानते हैं कि बड़ी बड़ी कुछ कंपनियां हैं जो उसके सामने हम लोग संसाधनहीन लोग क्या होता है, कमजोर पड़ जाते हैं और हार थक के बैठ जाते हैं, और वो कंपनी चल पड़ती है, और हम उससे बढ़िया क्वालिटी बना के भी मार्केटिंग ना होने की वजह से, एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मनी, पूंजी ना होने की वजह से पीछे रह जाते हैं। लेकिन हम पेपर पढ़ते हैं, बच्चों को भी बताते हैं, ऐसे हमने कई कहानियां पढ़ी हैं रियली में, जो हस्बैंड का काम छूट जाने से कानपुर जैसे शहर से एक लेडीज बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का लालन पालन करने के ख्याल से 500 रुपए अपने एक पड़ोसी से बड़ी मुश्किल से मांग के ली, टिकट कटाई और पति को ली, खुद ली और 2-3 बच्चे को ली, और पहुंच गए दिल्ली। दिल्ली में किसी फार्म हाउस में काम मिल गया देखने उखने का, और वहीं रह ली।
सही स्टोरी बता रहा हूं, ठीक है। वही रह ली। और फिर देखी कि उस फार्म में जो है कुछ नींबू है, कुछ आम है, तो वो उसका अचार बना ली, ठीक है, मालिक से कह के, और सोचे इसको बेचेंगे। तो फार्म हाउस मेन रोड पे था, वहां पर एक पानी लगा था कि लोग आके ठंडा पानी पी के जाएं, प्याऊ। उसी प्याऊ के पास अपने हस्बैंड को बोले कि ये लीजिए अचार, वहीं रख दीजिएगा और जो लोग लेना चाहेंगे दे दीजिएगा, जो पैसा दे दे बोल दीजिएगा, और अगर ऑर्डर हो तो हम और बना लेंगे। तो थोड़ा बहुत चला पर कोई खास नहीं, लेकिन ये अचार बनाना लोगों को पसंद आ गया कि आप अच्छा बनाते हैं, तो बनाना शुरू की। फिर थोड़ा पैसे ली और फिर जगह बदली, मार्केटिंग थोड़ा कर दी, एक थोड़ा बोर्ड वोर्ड लगा दी, और फिर आ गया काम। धीरे धीरे चल पड़ा, हस्बैंड भी इंगेज हो गए, बच्चे भी इंगेज हुए, फिर 2-4 स्टाफ रखे। कुड यू बिलीव, आज इंडिया के मार्केट में उसके अचार बिकते हैं और 15 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, और वो करीब 200 महिलाओं को इंगेज करके काम देती हैं, और इस अचार की कंपनी का नाम कृष्णा पीकल है। समझ में आई बात? हिम्मत नहीं हारना चाहिए, एक दिन में कुछ नहीं होता। अगर वाकई में हम जितेंद्र का आंकड़ा देखें, सुरजेवाला जी का आंकड़ा, तो मानना पड़ेगा कि आप 27-26 वर्ष की उम्र में सांसद बनते हैं और आप 42 साल की उम्र में उप मुख्यमंत्री बनते हैं, तो बुरा नहीं है ये रेंज, ठीक है। लेकिन वो बनते हैं इसलिए क्योंकि आपका सपोर्ट है, कांग्रेस नहीं कोई बना देती। उसके पिताजी का किया दिया था, राजेश पायलट का, सॉरी सतीश पायलट का। तो सतीश पायलट साहब ने पाली क्षेत्र इन सब में बहुत काम किया था, जिसके वजूद से सचिन पायलट आगे बढ़े, ये तो मानना पड़ेगा। अब आ गया ये, तो आपने देखा यहां पर है एक बूढ़ी है जो कृष्णा, मतलब अचार अच्छा बनाने के बावजूद भी बड़ी कंपनियों से टिक नहीं पाती। यहीं पर दिया है कि एक स्वप्ना है, पर्याप्त संसाधन की कमी है, इसलिए उसने अपनी रुई की फसल उगाने के लिए कुछ शाहूकारों से लोन ली, और फिर उसको बहुत कम कीमत पर उसी साहूकारों को बेचना पड़ा। तो ये एक मजबूरी होती है। फिर मिलानी जैसी कई घरेलू महिला हैं जो दूसरों के घरों को साफ सुथरा रखती है, और अपने घर पैसे की कमी की वजह से साफ सुथरा नहीं रख सकती। देखिए मैशन लोग होते हैं बहुत, और दुनिया के अट्टालिकाएं, बुर्ज खलीफा से लेके क्या नहीं बनाते, लेकिन सच में पूछे तो उनको खुद रहने के लिए पक्के मकान नसीब नहीं होते। जो हमारा और आपका घर लाखों रुपए का बना के जाता है, वही शख्स अगर आपके टॉयलेट में कभी यूरिन पास करने के लिए जाता है तो कैसा मन करता है, ये मेरे पर्सनल यूरिन, मतलब यूरिनल में कैसे आ गया। ये सोच है, उसे बदलना पड़ेगा। अब आइए आगे। अब हमारे पास जो अगला है पॉइंट, वो भी बहुत शानदार पॉइंट है। महिलाओं के द्वारा किए गए काम अक्सर पुरुषों के कामों की तुलना में तुच्छ माने जाते हैं। अब हमारी महिलाएं देखिए 24 घंटे ऑन ड्यूटी है, दिल्ली पुलिस की तरह। सुबह 5 बजे उठना, और सुबह 5 बजे उठ करके बच्चों का टिफिन, खाना पीना, झाड़ू बुहारू, पानी वानी भरना, टॉयलेट बाथरूम साफ करना, पोछा उछा मारना, वॉशिंग मशीन, माइक्रो ओवन, फिर खाना पीना, सबका नाश्ता वास्ता पैक करना, नाश्ता कराना, टिफिन लंच पैक करना, सबके ड्रेस वगैरह तैयार करना, बच्चों को स्कूल खुद छोड़ने जाना, हस्बैंड को गाड़ी तक छोड़ना, और फिर वो लोग आए उससे पहले सब कुछ की फिर तैयारी, फिर नहाना धोना, फिर अपने जो काम है दोपहर का, फिर शाम का अरेंजमेंट, और सबको सुला उला के फिर बेड पर बिस्तर पे जाना। इस तरह की स्थिति दिनचर्या उनकी होती है, जो हमारी घरेलू महिलाएं होती हैं। और जो ऑफिस गोइंग लेडी होते हैं उनका भी यही हाल है। सुबह सब कुछ निपटा के जाती हैं 8 बजे तक, और शाम को आती हैं तो उनके हाथ में भी अब पॉलीथीन का पैक झोला होता है, जिसमें हरी सब्जियां भी होती है, ब्रेड बटर भी होता है,
कुछ फ्रूट्स भी होते हैं, अंकल चिप्स भी होता है, नो डाउट। आज हमारी महिलाएं जाती हैं, बाजार से आती हैं, कमा के आती हैं और घर चला रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है, विमेन एम्पावरमेंट की बात है, नो डाउट। उन्हें भी कार ड्राइव करना होता है, बाइक स्कूटी चलाना होता है, बस में वो भी लटक करके आती हैं खड़ी खड़ी, उनकी भी तकलीफ है। और आने के बाद लोग एक्सपेक्ट करते हैं जरा पानी देना, जबकि उनको पानी देना है, पर वो खुद कहते हैं जरा पानी देना, आ गई हो तो। देखा, उनको तो डबल ड्यूटी लग गया है, सच पूछिए तो। हमारी जो महिलाएं होती हैं, चाहे बेटी हो, बहू हो, माँ हो, पहले क्या होता था, काम करती थी पर काम कम होता था, लेकिन जो होता था सॉलिड होता था। छोटे छोटे काम नहीं होते, बड़े काम होते, लंबे काम होते। अब कपड़ा धो रहे हैं तो 2 घंटे कपड़े धो रहे हैं, मसाला पीस रहे हैं तो 1 घंटा मसाला पीसने में, खाना बन रहा है तो 3 घंटे से खाना बन रहा है। और अब टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ गई, हमारे पास माइक्रो ओवन आ गया, प्रेशर कुकर आ गया, वॉशिंग मशीन आ गया, आयरन का मशीन आ गया, हर चीज इलेक्ट्रॉनिक आ गया। अब हमारी माता बहनें क्या हो गई हैं, माँ दुर्गे की तरह 10 हाथ वाली हो गई है। एट ए टाइम सब कुछ ऑटोमेटिक है। माइक्रो ओवन का बटन दबा दिया, खाना उसमें पक रहा है। प्रेशर कुकर में मालूम है कितने देर में खाना पकेगा, उसी में 3-4 खाने में सब खाना पक रहा है। वॉशिंग मशीन का बटन दबा दिया गया है, सब कुछ डाल के वो 2 घंटे में सब कुछ जो है सूखा उखा के कपड़ा निकलेगा। तो देखा आपने, एट ए टाइम 10 से 15 वर्क को पैरेलली कर रही है। और क्या स्किल और टाइम मैनेजमेंट है कि कितने देर में कौन सा होगा। पहले रुमाल निकाल के देना है, उसके बाद टिफिन को, बॉक्स को धोना है, उसके बाद तब तक कुकर सीटी मारेगा तो कुकर सीटी को रखना है, तब तक दूध बॉईल करना है। क्या एडजस्टमेंट है। ये छोटे छोटे काम सिरदर्द हो जाते हैं अगर पुरुष करे तो, पर महिलाएं बहुत ही अच्छे मैनेजमेंट स्किल से इसे संपादित करती हैं। और मैं खुद देख रहा हूं कि हमारे घर में मेरी माँ है, बहन है, वाइफ है, बहुत अच्छा है। मेरी वाइफ तो 5 बजे उठ जाती है और सारे काम को संपादित करके, और वो हमारे लेखनी में जो टेक्निकल सपोर्ट से सब कुछ करती है, मायने रखता है। और सब घर में ऐसे ही होता है। तो दिस इज द रियलिटी। तो बेटा, स्त्री के काम को तो छोटा समझना ही नहीं है। पुरुष अगर एक दिन अपने बच्चों के पॉटी को धोना पड़े, उसे उसके छोटे छोटे कपड़े को धोना पड़े, पेशाब वगैरह का बिस्तर वगैरह धोना पड़े, तो समझ में आएगा कि हमारी महिलाएं कितना बड़ा काम कर रही हैं। हम लंबा मोटा काम करते हैं, जाते हैं 8 घंटा पढ़ा के आ गए, 8 घंटे की ड्यूटी करके आ गए, पर वो छोटे छोटे कितने काम, अलग अलग कैरेक्टर्स के काम से जूझती हैं, अलग अलग स्किलिंग्स, सिलाई भी, बुनाई भी, कढ़ाई भी, मसाला कौन सा है, कौन सा नहीं है, कौन घट गया, कौन आना है। So too much good skills work. I appreciate my wife, my sisters, my mother, definitely. तो ये चीज है। अब आइए, तो हमें महिलाओं के काम को पुरुषों के काम की अपेक्षा तुच्छ नहीं, सच पूछे तो उससे बड़ा समझना चाहिए। अब आइए, समानता के लिए संघर्ष। आपने देखा रोजा पार्कर ने क्या की, और यहां देखिए हमारे देश में, मध्य प्रदेश में बेटा, या कहीं भी देखें तो कभी कभी ऐसा होता है कि बांध बनाया जाता है नदी पर, तो आसपास के क्षेत्र के लोगों को खाली करा देते हैं, जिसमें जंगल डूब जाता है, खेत डूब जाते हैं, गांव डूब जाते हैं। जैसे टेहरी है, जैसे नर्मदा प्रोजेक्ट है, और भी है। इसमें कई लोग जो है अपने घर से विस्थापित हो जाते हैं। कुछ एरिया को टाइगर रिजर्व तो नेशनल पार्क डिक्लेयर करते, तो उसके आसपास की बस्तियों को दूर भेज देते हैं। और जो बस्तियों को छोड़ना पड़ता है, और मोस्टली जंगल में हमारे दलित समुदाय के लोग, आदिवासी समुदाय के लोग, एससी समुदाय के लोग रहते हैं, और भी जाति धर्म के लोग रहते हैं। तो देखिए, जब उनको छोटी सी जमीन, थोड़ा सा जंगल झाड़ से महरूम कर दिया, तो मुश्किल में पड़ जाते हैं। एक तो उनका एग्जिस्टेंस खत्म होने लगता है, पहचान गुम होने लगता है, औषधि वगैरह पादप सब जो थे उनसे दूर हो जाते हैं, उनके ऑक्यूपेशंस बदल जाते हैं, नो ऑक्यूपेशंस बदल जाते हैं। तो इस तरह से चेंजेस आते हैं। ऐसे ही दिखाया है यहां पर एक एग्जाम्पल कि मध्य प्रदेश में जो है एक जो बांध बना था, उस बांध के और जो अभ्यारण्य बने वजह से कुछ लोग जो हैं, उस लोगों के संदर्भ में उनको अपना गांव छोड़ना पड़ा, उनकी पहचान का संकट हो गया। फिर भी वो लोग इधर आकर के जो है एक ताप्ती नदी के बांध के में जो है आसपास मछली मारने लगे,
बांध में जो जलाशय होता है मछली मारने लगे। गौर से आप भी सुनिएगा सभी लोग। तो देखते हैं वो अपने घर उनके टूट गए तो यहाँ पर आके मछली उछली मार लेते, थोड़ा बहुत आय होता, जिंदा रह लेते। अब क्या होता है, तवा नदी पर होशंगाबाद के पास जो है बैतूल से जो नदी निकलती है, तवा नदी जो नर्मदा की पैडल बहती है, ठीक है। तो एक तवा नदी है, एक ताप्ती है, तो याद रखिएगा तवा अलग है, ताप्ती अलग है। तो तवा नदी बैतूल के पास से निकलते होशंगाबाद के आसपास वो नर्मदा में मिल जाती है। तो तवा नदी पर एक डैम बना और डैम जो है बहुत लंबा समय ले लिया। 1958 से बनना शुरू हुआ, 1978 में जाकर के डैम डिक्लेयर हुआ, बन गया। अब क्या होता है, उस डैम में जो जलाशय आया, उस जलाशय में मछली के संदर्भ में ये लोग मारते थे मछली, जो वहां के आदिवासी समाज के लोग थे। अब मछली मारते थे तो होता क्या है, ध्यान से सुनेंगे, 1994 में वहां पर मछली मारने का कॉन्ट्रैक्ट बाहर वाले लोगों को दे दिया सरकार ने। अब वो जो कॉन्ट्रैक्टर आया तो यहाँ के स्थानीय लोग जो मछली मारते थे उसको बाहर निकाल दिया, भागो यहां से, और कम पैसे पर मछली मारने के लिए बाहर के लोगों को ले आया। तो इनकी जीविका खत्म हो गई, जो स्थानीय लोग हैं, जीने मरने की नौबत आ गई। ये सभी लोग मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए जिसका नाम है तवा मत्स्य संघ। मत्स्य मतलब मछली, फिश, तो तवा नदी से जुड़ा था, तो तवा मत्स्य संघ बनाए। और इन्होंने जो है सरकार को एक अपील किया, कहा कि हम स्थानीय लोगों को जीविकोपार्जन के संदर्भ में जो यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए ही रखा जाए, यानी मछली पकड़ने की इजाजत बनी रहे, हम यहाँ पर मछली मारे। तो इस पर एक कमेटी बनी और इन लोगों ने स्ट्राइक करना, हड़ताल करना, चक्का जाम, गाड़ी रोको, ये सब शुरू कर दिया। तो एक कमेटी ने सेटअप किया और कमेटी ने रिपोर्ट दिया 96 में कि हाँ, इन लोगों को, स्थानीय समुदाय को यहाँ पर मछली मारने की इजाजत मिलनी चाहिए, उनकी जीविका का आधार है। तो सरकार ने 97 में उनको ये इजाजत दे दी, समझ में आई। और 97 में ही इन्होंने क्या कर दिया, तो 5 वर्ष के लिए जो तवा वाटर रिजर्वेयर था, जलाशय, उसमें मछली मारने का ठेका दे दिया कि 5 इयर्स तक के लिए। तो जब एक इन लोगों का ऑर्गेनाइजेशन बन गया तो अब एक रिसोर्स हो गया कि अब हम लोग जिंदा रह सकते हैं। तो इन लोगों ने मछली तो मारा, फिर उस मछली को वो एक सहकारी समिति को देते और वो सहकारी समिति उसे आगे बाजार में बेचती, जिससे अच्छे कीमत मिल जाते और इन लोगों को अच्छा इनकम मिलने लगा। अब इनकी कमाई 3 गुना बढ़ गई मछली से। और मछली अच्छा रहे, उसका पालन ठीक से हो तवा वाटर रिजर्वेयर में, उसके लिए भी लोगों ने काम किया। सहकारी समिति जो थी मल्लाहों को जाल वाल के लिए भी पैसे देता था। तो बहुत अच्छा जीवन चला और अच्छे से ये लोग फिर चलने लगे। वही है कि जब आपके पास संसाधन होता है तो फिर आप बेहतर वर्क करते हैं और मैनेजमेंट स्किल आ जाता है। लेकिन जब संसाधन नहीं है तो मैनेजमेंट स्किल आना संभव नहीं लगता। उसी की कहानी को यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। अब आइए, आप भी जानते हैं कि 2005 में हमने राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना पाने का अधिकार लेके आए थे और 12 अक्टूबर को इसे हमने अपने देश में सूचना पाने का अधिकार लागू किए। तो इसलिए 12 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं क्या, नेशनल इंफॉर्मेशन डे, राष्ट्रीय सूचना अधिकार दिवस, इंफॉर्मेशन राइट्स डे। और जब इंफॉर्मेशन का मतलब है क्या, तो देखिए इंफॉर्मेशन क्या चाहिए आपको कि चीन के साथ क्या हो रहा है, वो सरकार देखेगी, फिर भी लोकतंत्र है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन बेटा, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े तकलीफ में रहते हैं, देखिए जरा इनको क्या सूचना चाहिए, हमको भी वही चाहिए जो किताब में लिखा है, सही मायने में, और आज तो ज्यादा चाहिए। जरा देखिए गौर से जो मैं बोल रहा हूं। और आदित्य, आप भी देखिए कि मैं क्या कह रहा हूं। देखिए बहुत मार्मिक है। मेरे सपनों को ये जानने का हक है, माई ड्रीम्स हैव टू राइट टू नो। मेरे सपनों को ये जानने का हक है, क्यों सदियों से टूट रहे हैं, क्यों ये सजते नहीं हैं। सपने को तो सजाया जाता है ना, सही बात। बताइए, 40, 50, 60 साल हो गए और भारत की गरीबी नहीं मिटी। आज भी गरीब 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 गरीब। दलित व्यवस्था नहीं मिटी, आज भी दलित 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 दलित।
सुनील सर अपने लेवल पर ठीक है, काम ठीक कर रहे हैं, पर सारे सुनील सर बने कहां हैं? सरकार को तो एक्शन लेना ही चाहिए ना। ये बात हो रही। फिर इसी पोयम का दूसरा पंक्ति, और ये पोयम नहीं है, ये आह है, दिल की आह है, दिल की पुकार है, और जीवन के अस्तित्व की लड़ाई का जो है एक घंटा नाद है। फिर ये कहते, मेरे हाथों को ये जानने का हक है, रुद्रा, मेरे हाथों को ये जानने का हक है कि बरसों से खाली पड़े हैं, इन्हें आज भी काम नहीं है। यानी कि उन्हें काम चाहिए, इन हाथों को काम चाहिए, काम दो सब ठीक हो जाएगा। फिर इसी तरह से कहता है, मेरे पैरों को ये जानने का हक है, my legs have to right to know, मेरे पैरों को ये जानने का हक है कि गांव गांव चलना पड़ा है, चलने पड़े हैं, क्यों बस का, ठीक है, निशान नहीं है। यानी गांव गांव पैदल चल रहे हैं, बसों का निशान नहीं है। यही भारत है, भारत की यही तरक्की है। बिल्कुल उसे जानने का हक है। वो टैक्स नहीं देता है तो भी जानने का हक है। क्यों? क्योंकि वो खेती करता है, वो फसल उगाता है, अन्नदाता है, पशु पालता है, दूध हम तक पहुंचाता है, घी हम तक पहुंचाता है। सबसे मेहनत वाला काम वो करते हैं जो कोई नहीं करना चाहता है। तो उसे हक है जानने का। और वो आपसे जहां अंबानी का शेयर कहां मांग रहा है, अडानी का शेयर नहीं मांग रहा है। वो आपसे मर्सिडीज कार को सस्ता करने के लिए भी नहीं मांग रहा है। वो तो कह रहा है मुझे काम दे दो, मैं जिंदा रह लूंगा। काम दे दोगे, रोजगार मिलेगा, हम अपना कमाई करेंगे, हम जिंदा रह लेंगे, तुम्हारी लायबिलिटीज नहीं रहेगी। तो इतना ही मांगता है, मायने रखता है। देखिए तीसरी पंक्ति है, मेरे भूख को ये जानने का हक है, माई हंगर्स हैव टू बी नो। ठीक है, मेरे भूख को ये जानने का हक है, क्यों गोदामों में सड़ते हैं दाने, मुट्ठी भर धान नहीं है। कितनी बड़ी बात। सही बात है बेटा, भ्रष्टाचार के आंगन में देखते हैं कि जानबूझ करके पानी डाल के थोड़ा बहुत दो चार बोरियों को ऊपर से सड़ाते हैं और उसके नाम पर कहते हैं कि ये 500 बोरी सड़ गई है, और सड़े हुए अनाज के नाम पर वो फिर उस अनाज को कहीं और बेच देते हैं, और ये लोग जो है खा खा के तोंद फुला देते हैं, चाहे एफसीआई हो या ग्रेनरी हो या नगा। हकीकत है। तो बिल्कुल हमारे भूख को ये जानने का हक है, क्योंकि ये क्यों ये सड़ते हैं दाने अनाज घरों में और मुट्ठी में अनाज नहीं है। फिर है, मेरी बूढ़ी को, मतलब मेरी बूढ़ी मां को यह जानने का हक है, क्यों गोली नहीं है दवाखाने में, पट्टी टाके का समाधान नहीं है। सही बात, मायने रखते हैं। अब उसी तरीके से है, मेरे बच्चों को यह जानने का हक है कि क्यों रात दिन करे हैं मजदूरी। ठीक है, हमारे गांव में शाला नहीं है, शाला यानी पाठशाला। भाई बिल्कुल हमारा जो बच्चा है, जिसके लिए मैं भविष्य बनाता हूं, दिन रात काम करता हूं, मजदूर बने बैठा हूं, हमारे बच्चों को तो हक है ना कि ये भी स्कूल जाए। हमारे गांव में पाठशाला क्यों नहीं है? बहुत मार्मिक है, मायने रखता है। ये समय है कि इसको उठा करके फेसबुक पर डाला जाए, तहलका मच जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। तो ध्यान में रखना है, भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज है। भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज है। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो भी बात है वो प्रासंगिक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम जीते हैं, कानून के हिसाब से हम जीते हैं। ये बात इसमें कही गई है। ध्यान में रखना है, समता का मूल लोकतंत्र के केंद्र में है। The originality या origin of the equality in the center point of democracy, ये बात कही है। व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान गरिमा तभी तक बना सकता है जब तक उसके पास परिवार की सभी जरूरतों को पूरा करने के संसाधन है। सही बात है बेटा, अगर हमें भोजन के लिए, रोटी के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए, चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए किसी के सामने झुकना पड़ता है, नाक रगड़नी पड़ती है, तो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है। हम इस देश के नागरिक हैं। चांद पर जाने से अच्छा है कि मुझे वो चांद जैसा टुकड़ा वाला रोटी दे दो, क्योंकि वो रोटी ही मेरे लिए चांद का टुकड़ा है। उस चांद से तो मेरा पेट नहीं भरेगा। हाँ, कुछ बड़े बड़े इंजीनियर्स जरूर लगे रहेंगे, वो करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, भारत का नाम जरूर होगा,
पर उसी नाम के पीछे भारत के सैकड़ों नाम मिट जाएंगे। मुझे तो वो चांद नहीं, वो चांद जैसा रोटी चाहिए जो माँ के हाथ से बना होता है। वो भूख शांत करने के लिए मुझे वो रोटी चाहिए। धन्य है वो छोटा सा देश मध्य अमेरिका का कोस्टारिका, जिसने आज से कई साल पहले ही तय कर दिया कि हम सेना नहीं रखेंगे, हमें कोई लड़ाई नहीं लड़नी है। जब हमें किसी से कोई बैर नहीं है तो हमारा कोई क्या कर लेगा, हमें कोई क्यों जीतने आएगा। मैं कोस्टारिका हूं, मैं सेना नहीं रखूंगा। सेना पर जो खर्च होगा उन पैसे को मैं स्वास्थ्य पे खर्च करूंगा। और इस तरह से कोस्टारिका आज बहुत ही स्वस्थ कंट्री है, हेल्थ पे खर्च करता है। आज देखिए हम राफेल पे राफेल मंगा रहे हैं, स्पाइस मिसाइल मंगा रहे हैं, नहीं SGX वगैरह 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 क्या क्या मंगा रहे हैं। क्यों मंगा रहे हैं? क्योंकि हमने पूरी दुनिया को, हमने मतलब हम सब पूरी दुनिया वालों ने ऐसी बना दी कि हमको हर एक दूसरे से भय लगता है और इसलिए हथियारों के साए में जीते हैं। पता चला कि हम नंगे ही सोते हैं, भूखे ही मर जाते हैं, पर AK-47 पास में पड़ा हुआ है। ये इतने टेररिस्ट क्यों बन रहे हैं? उसमें एक वजह ये भी है, एक वजह ये भी है कि बेरोजगारी है। क्योंकि उसे तो रोजगार चाहिए, चाहे AK-47 चलाने से रोजगार मिलेगा या फिर एक माउंट ब्लैक पेन चलाने से रोजगार मिलेगा, माउंट ब्लैक पेन बनाने से। दिस इज द रियलिटी। तो ये ध्यान रखने की चीज है। तो व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान तभी तक होता है जब तक कि उसके पास संसाधन। अब देखिए ना, सदियों से ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलकर के, क्योंकि वो गार्जियन थे तो उन्हीं पर उंगली उठेगी, मिलकर के दलितों को जिस हाल में छोड़ दिया, देश के, राज्य के, समाज के संसाधनों में उसे कम हिस्से दिए, अब उतने में वो खाएगा क्या, पहनेगा क्या, निचोरेगा क्या। और हालात बदतर से बदतर हुए और अछूतों की श्रेणी में आ गए और पवित्रता के ख्याल से वो इतने मलिन बस्तियों में रहने लगे कि अब ब्राह्मण उसको छूने से भी डरते हैं, वो अछूत कहलाते हैं। यही तो हकीकत है कि हमें संसाधन में शेयर चाहिए। सारे ठेके अडानी को क्यों, सारे ठेके अंबानी को क्यों? समझ रहे हैं हमारी बात? सारे ठेके अडानी को क्यों, सारे ठेके अंबानी को क्यों? सारी फैक्ट्री वही चलाएगी, ऐसा क्यों? सारे ऐड अमिताभ करेंगे, सारे ऐड सलमान करेंगे। आम आदमी क्या स्प्राइट बेच सका है तो कुछ और नहीं बेच पाएगा? वो अन्य चीज भी बेचेगा। उसने बहुत अच्छे से टाइड बेचा था, ये हमार बुसट है, और वो टाइड भी खूब रंगत लाई थी, स्प्राइट भी खूब चला था। जब क्वालिटी ही आप खत्म कर देंगे तो आम आदमी क्या और सलमान क्या, कोई भी नहीं बेच पाएगा। तो पूंजीवादी का तकाजा है। याद रखिएगा, बेचने के लिए भी ब्रांड चाहिए। क्योंकि आप ऐश्वर्या राय को देख करके फिर हॉकिंस खरीदते हैं, ठीक है ना। जो करे बीवी से प्यार, वो कैसे करे हॉकिंस से इनकार। तो अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय हॉकिंस के ब्रांड एम्बेसडर थे, कोई आम आदमी नहीं बना। क्यों? क्योंकि वो आम आदमी का चेहरा है, वो जाना पहचाना नहीं है। क्योंकि जब हॉकिंस कहते हैं तो अमिताभ बच्चन याद, सॉरी, अभिषेक याद आता है, ऐश्वर्या याद आती है, वो ब्रांड आपके दिलो दिमाग में छा जाता है। ये जो मायाजाल है पूंजीवाद का, यही तो मिटाना है। हर हाथ को काम चाहिए, हर एक व्यक्ति इंटरप्रेन्योर बने, ये भी हमें साहस जुटाना है। तभी ये अडानी ही हर जगह नहीं होगा, आप भी होंगे, वो भी होगा, हम भी होंगे, हम सब होंगे। तब जाकर के भारत आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही मार्मिक था और अंडरस्टैंडेबल था। और इस तरह से देखा जाए तो हमने 1 घंटे में ही इसे ख़त्म कर लिया। अब तकाजा है कि हम सेकेंड यूनिट के तीसरे पर भी आगे बढ़े, ठीक है ना। और सेकेंड यूनिट हमारा जो है इकाई 2 राज्य सरकार है और स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, ये इस पे हम बात करेंगे, ये ध्यान में रखना। एक 2-3 मिनट का ब्रेक लीजिए और उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी पहले लिख देता हूँ अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब है हमारा यूनिट 2 और यूनिट 2 के
दो चैप्टर हैं बेटा। जो पहला चैप्टर है वो है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। इन हेल्थ, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। और दूसरा जो है हमारा बेटा वो आगे देखेंगे, लेकिन पहले इसको पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। 2 मिनट रुक के।
जस्ट मिनट। ओके, हाँ बेटा, अब आप वापस आ जाइए, शुरुआत करें। तो हमारा अगला जो चैप्टर है, चैप्टर 3 यूनिट 2, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिकाएं। थोड़ा हम कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ ध्यान दें तो एक चीज मालूम होना चाहिए कि जो स्वास्थ्य विषय है, द हेल्थ इज ए सब्जेक्ट दैट मेंटेन इन बोथ ऑफ लिस्ट, यूनियन लिस्ट, ठीक है, आई मीन बोथ ऑफ, मतलब हेल्थ इज ए सब्जेक्ट इन बोथ ऑफ पार्टिसिपेंट स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन गवर्नमेंट, सो दिस सब्जेक्ट इज मेंशन इन कॉन्करेंट लिस्ट। हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में, कंकरेंट लिस्ट में, हेल्थ एक विषय के रूप में शामिल है, जिसका अर्थ हुआ स्वास्थ्य से जुड़े बातों पर केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकार काम करेगी। और स्वास्थ्य को देखें तो 2 तरह के हेल्थ होते हैं, एक पर्सनल हाइजीन, एक पब्लिक हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का मतलब है टॉयलेट बाथरूम जाना, हाथ वाथ धोना, साफ सफाई रखना, बदन की सफाई, अपने घर की सफाई, कूड़ा उड़ा साफ सुथरा रखना, पड़ोस की सफाई, जैसे विचारों की शुद्धता वैसे जो है शरीर की शुद्धता, वैसे अपने पर्यावरण की शुद्धता बनाए रखना, ठीक है, ये हमारा है। अब क्या है कि अब होता है पब्लिक हाइजीन। पब्लिक हाइजीन का मतलब होता है जो सबका संदर्भ हो। हम पर्सनली स्वस्थ हैं, लेकिन पर्सनली स्वस्थ रहने के लिए हमने अपने घर के कूड़े, किचन का तमाम चीज़ यूं पॉलीथीन में पैक किया, ठीक है, और पड़ोस के खाली प्लॉट में डाल दिया, पड़ोस के घर के सामने डाल दिया, या यूं फेंका कि किसी के कार के ऊपर गिर गया, यानी हम फ्री हो गए बस। ये तो और भी गंदी हरकतें हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। अब पब्लिक हाइजीन का मतलब ये कि सारे कूड़े कहीं जमा हो रहे हैं, लेकिन जहां कूड़े जमा हो रहे हैं वो सड़क के किनारे जिस जगह पे कूड़ादान है बड़ा सा, वो बदबू से आसपास के 50 घर के लोगों का जीवन मुश्किल, तो उसका निपटारा भी सही तुरंत देन एंड देयर हो जाना चाहिए। तो ये चीज़ है, जैसे डीटीटी का छिड़काव करना, मलेरिया की दवा का, मच्छर मारने वाले की दवा का, या जो भी है, वो क्या होता है, पब्लिक हाइजीन हो जाता है। अभी कोविड के लिए जो दिशा निर्देश है वो पब्लिक हाइजीन है। पर्सनली जो हमें कहता है सोशल डिस्टेंसिंग रहिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर इस्तेमाल करिए, वो क्या है, हमारा पर्सनल हाइजीन है। सोशल डिस्टेंसिंग और अदर वगैरह सब वो क्या है, हमारा जो है पब्लिक। इसमें एक और चीज़ बताता है कि स्वास्थ्य सेवा जिस तरह से है, देखा जाए तो स्वास्थ्य हमारा एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। आई मीन इट इज़ वेरी नियर टू आवर फंडामेंटल राइट्स, इट इज़ अ टाइप ऑफ द, क्योंकि जीवन जीने का अधिकार हमारा है। तो जीवन कब हम स्वस्थ, अब मरते हुए तो नहीं ना जीवन में, कीड़ों की तरह तो नहीं ना जीवन जीना है। तो जीवन जीने का मतलब है हेल्दी लाइफ, वेल्दी लाइफ। तो हेल्दी लाइफ के लिए क्या चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, नहीं, हेल्दी लाइफ के लिए क्या चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, कॉन्टेमिनेटेड वाटर नहीं चाहिए, पॉल्यूटेड एयर नहीं चाहिए। आज हमने जिस तरह का विकास किया उसमें क्या किया, हमारे बच्चे मास्क लगा के स्कूल जाते हैं, नहीं, पॉल्यूटेड एयर, यह हकीकत है। तो कहने का मतलब यह है
कि प्रदूषित हवा है, वाटर कॉन्टेमिनेटेड आता है, वाटर प्यूरिफायर लगा रहे हैं आप, एक पर एक पैसे लगा रहे हैं आप, ये हालात है। और महंगा पानी पीना पड़ रहा है, हर जगह का पानी आप पी भी नहीं सकते जिस तरह की स्थिति है। तो घर में प्यूरिफायर लगा रहा है, बाहर अगर बोतल अपना न लेके जाए तो फिर बिस्लेरी वाटर खरीदिए, दूध के दाम में पानी खरीदिए। हम लोग तो 12, 15, 20 रुपए वाला बोतल खरीदते हैं, विराट कोहली सब तो 150, 100 रुपए वाला पानी पीता है पर लीटर। समझ रहे हैं ना, ये जो विरोधाभास है, असमानता है। तो स्वास्थ्य इस तरह से। अब सरकारी अस्पताल की स्थिति आप देख लीजिए और प्राइवेट हॉस्पिटल का देख लीजिए। सरकारी चीजें फ्री में होता है तो सरकार को रेवेन्यू उतना नहीं खर्च करती, और जहां पर देखते हैं कि सब कुछ है तो इतना रेवेन्यू वसूल लेता है कि इलाज करवाने के बाद भी मेंटली डैमेजिंग होते हैं, बहुत पैसा लग गया। ये है। तो एक होता है पब्लिक हेल्थ यानी सार्वजनिक, और एक होता है प्राइवेट यानी निजी हॉस्पिटल, और एक हो गया पर्सनल और एक हो गया पब्लिक। तो इस तरह से। तो यहां पर देखिए क्या कहता है, स्वास्थ्य क्या है। बिल्कुल, स्वास्थ्य शब्द को इंग्लिश में कहते हैं डिजीज। एक बीमारी शब्द है ना, डिजीज। स्वास्थ्य मतलब क्या है, हेल्थ, और डिजीज मतलब क्या है, ईज मतलब हेल्थ। डिज जब इजी, इजीनेस यानी जो है वो जब डिस हो जाए यानी नहीं रहे तो डिजीज कहते हैं। दिस इज द रियलिटी। तो जब हम स्वस्थ नहीं होते तो बीमार होते, वो डिजीज है। तो याद रखिएगा। अब अगले पॉइंट पर यहां पे कहता है कि स्वस्थ हम रह सकते हैं अगर हमें शुद्ध पानी मिले, शुद्ध वायु मिले, पर्यावरण आसपास का सही हो, सैनिटाइजेशन सही हो, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। अब स्वस्थ रहने के लिए भारत में स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए, और हैं, जैसे हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, नहीं, फिर आप देखते हैं प्रयोगशाला है, लैब है, नहीं, प्रयोगशाला है तो वो अलग है, रिसर्च सेंटर है। एम्स क्या है, रिसर्च सेंटर की तरह हॉस्पिटल है। फिर बहुत सारे लैब्स हैं। अब लैब्स के अलावा एम्बुलेंस की सर्विस है, ब्लड बैंक है, प्लाज्मा बैंक है, और भी बहुत सारे बैंक हैं, स्किन बैंक है, बहुत सारे हैं। इसके अलावा हमें स्वास्थ्य कर्मी चाहिए, डॉक्टर चाहिए, नर्स चाहिए, हेल्थ एक्टिविस्ट चाहिए, हेल्थ कंसल्टेंट चाहिए, परामर्शदाता चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। तो ये चीज़ें, ये सब से मिल करके किसी देश की स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार होती है। ठीक है। अब हकीम शेख की एक कहानी इसमें दिया है बॉक्स में। हकीम शेख, हकीम शेख नाम के एक व्यक्ति हैं जनाब। ये जो है पश्चिम बंगाल में रहते हैं, खेत के मजदूर हैं, यानी ये एग्रीकल्चर लेबर हैं, और वो जो है PVKMS के सदस्य हैं। PVKM कोई संस्था होगी, उसके सदस्य। अब उनका क्या था, 1992 में शाम वो चलती ट्रेन से गिर गए थे। तो 1992 का एक हकीकत कहानी है कि चलती ट्रेन से गिर गए थे और उनको गंभीर चोटें आई, पाँव में फ्रैक्चर हो गया। उसको लेकर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुंचे तो उनको एडमिट नहीं किया। क्यों? बेड खाली नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं है कलकत्ता में। उनको लेके कलकत्ता गया, ठीक है। उसके बाद दूसरे हॉस्पिटल में गए, नहीं जी बेड खाली नहीं है, अच्छे डॉक्टर भी नहीं। ऐसे करते करते 14 घंटे तक 8 हॉस्पिटल का चक्कर लगाया, कहीं नहीं। तब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके एडमिट हुए और वहां पर उनका प्रॉपर इलाज हुआ, ठीक तो हो गए। पैसा बहुत लगा, खेत मजदूर थे जनाब, पैसा बहुत लगा। अब क्या हुआ, वो सरकार के ऊपर मुकदमा कर दिए कोर्ट में जाके हॉस्पिटल्स पर, और बाद में जज को कहना पड़ा कि हकीम शेख के साथ अच्छा नहीं हुआ। वो मौत की गोद में जा चुका था, बचते बचते बचा है, और सरकार का काम है सबको स्वास्थ्य उपलब्ध कराना, और इस ख्याल से उसे जो भी हर्जाना वगैरह दिया गया हुआ, ये सब बात है। तो ये ध्यान रखना है, 14 घंटे में 8 हॉस्पिटल गया, इसके बावजूद भी कोई उसे नहीं देखा। एक और ऐसी कहानी है, रामेंद्र एंड रुद्रा, लिसन केयरफुली दिस स्टोरी। 2 बालक हैं स्कूल के, एक का नाम है रंजन, एक का नाम है अमन। रंजन बड़े
घर का लड़का है, कार से आता है जाता है, और उसी का दोस्त जो अमन है वो स्कूल बस में आता जाता है, वो थोड़ा सा गरीब है, कम पैसे वाला है। और पिक्चर में जो कार्टून यहाँ पे दिख रहा है उसमें दिख रहा है कि ये जो रंजन है वो चश्मा लगाए हुए है, कार से उतरता है, और अमन जो है वो बस से उतरता है। दोनों स्कूल का दोस्त है, दोनों मिलता है, हाय हेलो करता है, फिर बोलता है कि अरे तुम कहाँ रह गए? तो कल मैं बीमार पड़ गया था तो इसलिए हॉस्पिटल गया था। फिर रंजन ने कहा अरे मैं भी बीमार पड़ा था, मैं भी दिखा के आया हूँ, सब ठीक है। फिर बोला कि अच्छा ये बताओ बीमार कैसे पड़ गए? तो अपनी जो भी बताया होगा। फिर बोला कि क्यों नहीं हॉस्पिटल? तो हॉस्पिटल गया था, ओपीडी में, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में, लंबी लाइन थी, और कुछ दवाई लिख दिया, बोला कि ये सब खाओ ठीक हो जाओ। ठीक हो गया हूँ। और फिर जो है इसने कहा कि हाँ मेरे पापा भी मुझे लेके गए हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल। हॉस्पिटल हॉस्पिटल इतना अच्छा था कि संगीत बज रहे थे, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था, बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट था। पापा बोल रहे थे ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ सारी सुविधाएं हैं, पैसे भी बहुत लेता है लेकिन सुविधाएं सारी। और हंसते खेलते आए, और डॉक्टर आई, हंसते हंसते बात की, और बहुत सारे चेकअप लिखी, और सारे चेकअप वहीं बैठे बैठाए हो गए, और सुई भी चुभोई इतने प्यार से कि पता नहीं चला। और वो बोली हमें कि बैटमैन का चुटकुला तुमको मालूम है, अंग्रेजी फिल्म की बात करते हुए ये बोली, और जानते हो हम लोग तो ठीक हो गए, लेकिन तुमको कितना पैसा लगा? तो हमें तो 3,500 रुपये लग गए, बहुत सारी दवाइयाँ लिख दिया, और तुम्हें तो हमें तो 150 रुपये में ही हम ठीक हो गए। तो ये रियलिटी है। कहने का मतलब ये है, ये जो आप कार्टून के माध्यम से ये पिक्चराइजेशन किया गया है, इसके ऊपर स्टडी निकली कि ये क्या है। तो ध्यान से देखें ये क्या है, उसको समझाते हैं। इसमें ये समझाने की कोशिश किया गया है कि जो काम कम पैसे में हो सकता है उसमें भी बड़ी बड़ी महंगी दवाइयां लिख दिए जाते हैं, या तो पेशेंट के सेटिस्फेक्शन के लिए या खुद इनकम जनरेट करने के लिए। तो जो 2 रुपए में हो सकता है उसको 20 रुपए में लगाते हैं। तो ये है एक। दूसरा ये कि कहीं पर लंबा लाइन लगना पड़ता है, तो कहीं पर बिना लाइन के सारा काम होता है। कहीं पर आपको लगभग बहुत शून्य पैसे में काम हो जाते, तो कहीं पर हजारों हजार देने पड़ते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो 2 प्रकार की स्वास्थ्य सेवा दिखती है हमारे सोसाइटी में। एक को कहते हैं पब्लिक हेल्थ सर्विस, एक को कहते हैं प्राइवेट हेल्थ सर्विस। पब्लिक हेल्थ का मतलब है सार्वजनिक हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, दवाखाना, और प्राइवेट का मतलब हुआ जो जिसपे सरकार का कोई बड़ा अधिकार नहीं होता, वो रेगुलेट तो करती है लेकिन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करती, उस पर उसका एक्चुअली कोई बड़ा राइट्स नहीं होता है। तो ये है सार्वजनिक। सार्वजनिक की समस्या क्या है कि पैसे तो कम लगते हैं लेकिन लंबा लाइन लगता है, वक्त ज़्यादा लगता है, हरासमेंट ज़्यादा होता है, सुविधाएं कम होती हैं, और इग्नोरेंस होता है। जबकि प्राइवेट में तमाम चीज़ें जो हैं लेकिन पैसा ज़्यादा लेता है। तो ये भी हकीकत है। देखा गया है कि भारत में जब कोई भी आदमी, चाहे मध्यम वर्ग भी आदमी, जब इलाज के लिए जाता है तो दवा खरीदने में लगभग 20% लोगों को छोड़ के सभी की हालत खराब हो जाते हैं, दवा इतनी महंगी होती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए भी हमें काम करना पड़ेगा, नहीं? अब हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। आर्टिकल्स 47 में जो है स्वास्थ्य के बारे में है, हर व्यक्ति का स्वास्थ्य सुचारू रूप से चले, यह जो है एक तरह से कर्तव्य बोध कराता है। क्या? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। यह आर्टिकल 47 में सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है, और जो इसका तात्पर्य हुआ कि जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है तो यह गलत है। निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी हमने वही कहा कि ये रजिस्टर्ड जो है, जहाँ पे सरकारी आरएमपी होते हैं, जिसको कहते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ग्रामीण क्षेत्र में एक डिस्पेंसरी होती है, छोटा सा हॉस्पिटल होता है, और वहाँ पर जो होते हैं बड़े डॉक्टर नहीं होते, पर इतने डॉक्टर होते हैं कि फिजिकल इलाज, फिजिशियन टाइप का इलाज छोटा मोटा कर दे। बड़ी चीज़ होंगे तो वो बड़े अस्पताल में रेफर कर देंगे। तो आरएमपी होते हैं जिसको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहते हैं, और एक नर्स होती है जो सारे इलाज को देखती है। ये मतलब है। जबकि निजी स्वास्थ्य सेवा में देखते हैं सरकार का स्वामित्व उस पर रहता नहीं, और वो काफी अच्छा होता है। अब है स्वास्थ्य सेवा और समानता, यानी स्वास्थ्य सेवा से कैसे समानता का अभिप्राय है। अब जैसे देखिए ना,
अधिक पैसा कमाने के लिए निजी स्वास्थ्य सेवाएं कभी कभी क्या होता है कि छोटे मोटे दवा नहीं लिखते, बड़े पैसे वाले कीमती दवा लिख देते हैं, जो कुछ ज़्यादा ही दवा लिख देते हैं। तो ये चीज़ है। जबकि हम देखें अगर, तो हम देखते हैं कि यहाँ पिक्चराइजेशन दिखाया कि एक गर्भवती स्त्री है और एक अच्छे डॉक्टर से दिखाने के लिए उसे पैदल सफ़र करना पड़ता है, लगभग 3-4 किलोमीटर या 10 किलोमीटर। जरा सोचिए कैसे जाएगी वो प्रेग्नेंट लेडी, वो माँ। तो माँ का डिग्निटी का क्या, बच्चों का रिस्क का क्या। तो क्या हमें ये स्वास्थ्य सेवाएं गांव तक नहीं पहुंचानी चाहिए? कहाँ है गांव में? डॉक्टर देखिए इतने शहर में है, हॉस्पिटल है, पर गांव में भी तो ये होना चाहिए ना। ये चीज क्या किया जा सकता है, तो वही चीजें हैं। इसके बारे में तो नहीं दिया कि कोई बड़ा चीज कैसे किया जा सकता है, लेकिन यही चीजें हैं कि केरल का अनुभव बताता है कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है, पंचायती राज, केरल का है कि 1996 में केरल के राज्य सरकार की जो बजट बनी, उस बजट का 40% उन्होंने विलेज को दे दिया, पंचायती राज को। ये 40% पैसा आपका है, देखिए इसको कैसे खर्च करते हैं। तो लोकल लेवल पर बहुत अच्छा मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशनल फैसिलिटीज और इतना ही नहीं, इकोनॉमिकल ग्रुप फैसिलिटीज डेवलप हो गया, जो आज भी डेवलप्ड है। यानी कि स्वास्थ्य के मामले में हमारा जो केरल है एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। इट्स सेटअप एन एग्जाम्पल सेटअप करता है। और हमने अभी बताया कोस्टारिका का। कोस्टारिका जो साउथ अमेरिका का एक देश है, जिसने क्लियर कहा कि हमें सेना नहीं चाहिए, और सेना पर जो खर्च करने वाला पैसा बचेगा उससे हम अपने नागरिकों को स्वास्थ्य, क्योंकि स्वस्थ जीवन ही अर्थव्यवस्था का आधार होगा, और ऐसा ही वो कर रही है। तो ये कोस्टा रिका का बड़ा अच्छा उदाहरण है। ये सवाल बना देगा, केरल सवाल बनेगा, कोस्टा रिका सवाल बनेगा, आर्टिकल 15 सवाल बनेगा, इक्वलिटी क्या होती है ये सवाल बनेगा, ये सब मायने हैं। ठीक है, तो यहाँ इतने ही पे रोकिए। 3 चैप्टर हम लोग कर लिए। कल हम लोग यूनिट सेकेंड का चैप्टर सेकेंड, यूनिट थर्ड का चैप्टर फर्स्ट, और अगर लगा तो यूनिट क्या कहते हैं फोर्थ का भी चैप्टर उठा लेंगे। तो कल हम लोग मिनिमम 2 चैप्टर, मैक्सिमम 3 चैप्टर जैसे होगा उसको करेंगे। तो याद रखिएगा आप लोग भी बेटा चैप्टर थर्ड एंड चैप्टर फोर्थ पढ़ लीजिएगा। चैप्टर थर्ड तो हो ही गया, चैप्टर फोर्थ एंड फिफ्थ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। थैंक यू। ओके, आज इतना ही रखते हैं, हो चुका है, 5 मिनट बाकी है, पर अब कोई चैप्टर आगे उठाया नहीं जा सकता, तो इतने ही पे रखा जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।